हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो आपकी रिलेटेड है संविधान से। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सिर्फ संविधान के ही हैं। ये टॉपिक आपका सीटेट में या फिर रीट में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है फ्रेंड्स। और ये मैंने सीटेट की बेस्ट बुक जो है आर्यहंत, वहाँ से सारे क्वेश्चंस लिए हैं फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने संविधान पढ़ रखा होगा तो आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो, ये आया है आपके सीटेट में 2012 में क्वेश्चन आ रखा है ना। फिर ये आया आपके 2012 में, ये क्वेश्चन है आपका, ये आ रखा है आपका सीटेट 2014-13 में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना फ्रेंड, ये सारे आपके देखो, ये आए आपका सीटेट 2015 में। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए फ्रेंड ज़रूरी है कि आप लोगों को संविधान के बारे में पता हो कि हमारा संविधान कब बना, कैसे बना, इसको बनाने में कितना समय लगा, कितनी सीटें रखी हुई थी इसके अंदर, है ना। आप जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड्स का बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है अब तक का, लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि हमारा संविधान क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये सारे टॉपिक सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं संविधान के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। जो हमारा संविधान जब बना था ना फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है, पहले आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि आपकी संविधान समिति जो है, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, है ना। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान जो है वो बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। संविधान सभा जो है ना, उसका निर्माण कब किया गया? उसका निर्माण किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ये फ्रेंड्स सारे आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। संविधान की जो प्रियम्बल है ना, जो प्रियम्बल है संविधान की प्रस्तावना जो है, उसके बारे में आपको याद रखना है कि किसने दी। हमारी प्रस्तावना के अंदर क्या कहा गया है? हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए सजग है। तो ये कब आई थी? तो ये फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये संविधान में 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और अधिसमर्पित किया गया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी थे ना, उन्होंने 1924 में संविधान सभा की मांग की थी एम.एन. रॉय के नेतृत्व में। चलिए फ्रेंड्स, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएंगी वो हम साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। अब हम ये देखेंगे संविधान के बारे में। और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहिए कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना, जो मूल अधिकार है वो कितने हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है ना। कौन कौन से हैं? आपका इक्वलिटी है ना, यानी कि समानता का अधिकार होना चाहिए। फ्रीडम का अधिकार होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, है ना। फिर आपका आता है एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार, है ना, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। जितने भी अधिकार है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेमेडीज़ का अधिकार जो है आपका, ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे समानता का अधिकार कब से कब तक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आपके संविधान में कब से कब तक है? यह है आपका 19 से 22 तक। ऐसे ही सारे राइट्स आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, संविधान में संविधान सभा का दर्शन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा?
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं पता है तो इट्स ओके फ्रेंड्स। अगर आपको पता है तो आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक जो थे ना उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और एम.एन. रॉय जो थे उनके नेतृत्व में पहली बार औपचारिक संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। एम.एन. रॉय के नेतृत्व में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई, तो ये तो सही है, संविधान सभा की मांग पहली बार एम.एन. रॉय के नेतृत्व में की गई थी। दूसरा है आपका, नेहरू रिपोर्ट 1928 में संविधान सभा में चर्चा की गई थी, ये भी सही है। थर्ड है आपका, क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा का गठन 1942 में करने की बात की थी, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें से आपका जो सही नहीं है ना वो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कि 1924 में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी, ये गलत है, क्योंकि 1924 में इन्होंने नहीं रखी थी, बल्कि इनकी जगह पे किसने रखी थी, इनकी जगह पे जो मोतीलाल नेहरू जी ने ना, उन्होंने संविधान सभा की मांग 1924 में की थी। ठीक है, तो ये कथन जो है ये हमारा सही नहीं है, बाकी जितने भी कथन है ना ये सारे सही हैं। ठीक है, एम.एन. रॉय ने की थी पहली बार औपचारिक मांग। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, या फिर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा द्वारा किया जाना था, या फिर जिसमें रियायतें शामिल थी। इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। दोस्तों हमारे संविधान सभा जो है उसमें इस पर विचार करना है आपको कि इसमें से कौन सी बात सही है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, ये तो ठीक है, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा द्वारा किया जाना था, जिसमें देशी रियायतें भी शामिल थी, ये कथन जो है फ्रेंड्स आपका गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो है वो सिर्फ आपका यही होगा पहला, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑप्शन ए सही है, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ये तो सही है। सेकंड है आपका कि संविधान का निर्माण कई समितियों की सहायता से किया गया था, या फिर संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, या फिर संविधान के सभी प्रावधान 26 नवंबर 1949 के को लागू किए गए। तो फ्रेंड्स हमारे संविधान को बनाने में 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये बिल्कुल सही है। और जो नेहरू जी थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को, ये भी सही है। और संविधान का निर्माण कई समितियों की सहायता से किया गया था, ये सारे सही हैं। बट आपसे पूछा था जो गलत है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो गलत है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ये है, और बाकी सारे जो हैं वो आपके सही हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने पूछा था गलत क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल ठीक है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ये भी सही है। संघ समिति जो थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये सही है। फिर है आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, क्या ऐसा था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो प्रांतीय समिति है इसके अध्यक्ष जो थे ना वो भीमराव अंबेडकर नहीं थे। भीमराव अंबेडकर जो है वो आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रांतीय समिति है ना उसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल थे इसके अध्यक्ष, तो ये आंसर होगा आपका सरदार पटेल। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछता तो आपको होता आपका भीमराव अंबेडकर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा हमसे कि विचार करना है आपको इन सब में से, जर्मनी का वाइमार संविधान या 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत संविधान में आपात उपबंध उपरोक्त में से किससे प्रभावित होता है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये जो है ये सिर्फ ए से प्रभावित होता है या बी से भी प्रभावित होता है। मतलब पहला कथन जो है जर्मनी का वाइमार संविधान, इससे आपात उपबंध प्रभावित होता है, या फिर 1935 का भारतीय संविधान जो है
उससे प्रभावित होता है या फिर इन दोनों से होता है? तो फ्रेंड्स इन दोनों से ही होता है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे संविधान में संघात्मक शासन और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा से किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में ये किया गया है, कनाडा से ही किया गया। हमारे संविधान में जितनी भी फेडरलिज्म की जितनी भी शक्तियाँ हैं ना, संघात्मक शक्तियाँ जितनी भी हैं, और जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये कनाडा के से ही ले गए, तो या वहाँ से हमारा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता अमेरिका संविधान से प्रभावित है, ये गलत है। इसीलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और बाकी ये जितने भी है ना ऑप्शन, ये सारे गलत हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स हमसे, संविधान से रिलेटेड कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? इसका प्रावधान सोवियत संघ से किया गया है। ठीक है, संविधान सभा में संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के स्रोत से लिए गए, ये भी ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया जो है वो यूएसए से ली गई, ठीक है। लेकिन तो केंद्र जो है ना, जो केंद्र राज्य संबंध है, ये कनाडा से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो सुमेलित करना था, जो गलत है ना इसमें, वही इसका आंसर है। तो ये जो आंसर है ना फ्रेंड्स आपका, ये आपका गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें ना, ये आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों की बात जो है ना फ्रेंड्स, वो कौन सा संविधान करता है, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको कुछ आर्टिकल्स बता देती हूँ, जैसे कि आपका आर्टिकल 15 है ना। आर्टिकल 15 ये बात करता है कि धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 जो है ना, कुछ आर्टिकल आपको याद रखना है, जिसमें आपका आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, फिर है आपका आर्टिकल 21, फिर है आपका आर्टिकल 14, फिर है आपका आर्टिकल 29 और एक है आपका आर्टिकल 30। अब जैसे जो आर्टिकल 15 है ना, वो ये कहते हैं कि धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 17 जो है वो ये कहते हैं कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत वगैरह जितनी भी चीज़ें ना, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 14 जो है वो ये कहते हैं कि विधि के समक्ष सब समान है, कानून के समक्ष सब समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 जो है वो ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों के संरक्षण की बात कही जाए। और आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान करने की बात करता है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे आर्टिकल याद रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में इनसे आ जाए नेक्स्ट बार क्वेश्चन। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 29वां जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है, और आर्टिकल 30 जो है वो क्या करता है, वो शिक्षा का प्रबंध करता है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 30। अब हम बढ़ते हैं आगे। मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा हेतु जा सकता है, ये बताना है आपको। अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में हमें मूल अधिकार कितने दिए गए हैं? हमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर के 18 तक जो है वो है आपका समानता का अधिकार। फिर आपका 19 से जो 22 तक है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपका 23 और 24 के अंदर आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। करके 28 तक जो है वो आता है आपका, 25 से 28 तक जो है आपका वो आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29 से 30 संस्कृति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक में। ठीक है, आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक में।
तो यहाँ पे पूछा है कि 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा हेतु की जाती है, किसके द्वारा, यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर केवल उच्च न्यायालय में, या केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट है आपका 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, तो संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, 42वां जब संविधान हुआ था ना 1976 में, तो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था आपका ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, केवल समाजवादी नहीं होगा, ना ही केवल समाजवादी और पंथनिरपेक्ष हुआ, बल्कि इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन तीनों को जोड़ा गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का मूल अधिकार ढांचा माना गया, वेरुड़वादी वाद में, या फिर केशवानंद भारती वाद में, या फिर सज्जन सिंह वाद में, या शाहबानो वाद में। सर्वोच्च न्यायालय जो था ना उसने क्या किया था, केशवानंद भारती वाद जो था ना उसको संविधान का मूल ढांचा माना था, इसीलिए इसका जो ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 2 ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय, इनमें किसका उल्लेख मिलता है, संविधान की प्रस्तावना का, ए और बी यानी कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का, या फिर आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का, या फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों का, या फिर सिर्फ धार्मिक न्याय का, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, हमारे संविधान जो है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों न्याय की बात की गई है। ठीक है, इन तीनों का उल्लेख जो है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर है जो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा असत्य है, भारत का संविधान का जो रूप है वो संघात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान के विषयों का विभाजन संघीय सूची, संवर्धित सूची और राज्य सूची से किया गया है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपको, भारतीय संविधान में संशोधन अमेरिका के संविधान की तरह आसानी से किया जा सकता है, ये हमें कुछ सही नहीं लग रहा। चलिए लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, सही बात है, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा ही एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन इनमें से जो गलत बात है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका, इनको विविध युग्म से मिलाना है, अधिकार को अनुच्छेद से मिलाना है। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। तो विधि के समक्ष जो अधिकार है वो आता है आपका, कानून के समक्ष सभी समान हैं, है ना, ये मैंने आपको बताया था किस पे आता है, विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है ये आता है आपका 14 से 18 तक के अंदर। तो इसके ऑप्शन है आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये बताना है आपको कि इसका आंसर कौन सा वाला गलत है, वो कौन सा वाला इसका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या सही है, जो अस्पृश्यता का अधिकार है वो अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 17। फिर आपका उपाधियों का अंत करता है आपका आर्टिकल 16, और लोक नियोजन के अवसर की समानता ये है आपका आर्टिकल 18 में, और विधि के समक्ष समानता की बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 17। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इसको मैच करोगे ना तो जो अस्पृश्यता का अधिकार है उसकी बात की जाती है हमारी आर्टिकल नंबर 17 में। ठीक है, और जो लोक नियोजन के अवसर की जो असमानता है ना इसकी बात की जाती है हमारी आर्टिकल नंबर 16 में। अस्पृश्यता का जो अंत है इसकी बात की जाती है हमारी आर्टिकल नंबर 18 में, और विधि के समक्ष समानता की बात करता है हमारा अनुच्छेद 14। ये है इसका राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ गलती से 6 टाइप हो गया है, लिखा हुआ है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है
तो शिक्षा का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। क्यों है? क्योंकि ये जीवन जीने में सहायता करता है, ठीक है। या फिर केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। जो आर्टिकल 14 से 18 है वो यही कहता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। शिक्षा जीवन है या फिर सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? कौन सा है इसमें? तो जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा का जो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित अधिकार जो है ना, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में आया था। जो ये मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जो है वो गरिमा जीवन जीने में सहायता करती है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन किया जाता है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है, संविधान के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने उसके अधिकारों का हनन किया है, तो वो मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो किसके अंदर आएगा? ये आएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर जीवन के अधिकार में आएगा, या समानता के अधिकार में, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो ये आएगा आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये आ रखा है आपको क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आया आपका जनवरी 2012 में आ रखा है सीटेट के। नेक्स्ट है आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि कुछ आपको आर्टिकल्स याद करने, जैसे आर्टिकल 21 कहता है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 30 कहता है आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा के प्रबंध के बारे में, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ये सारे आर्टिकल जो है ना वो आपको याद रखने। आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर है ना आपका क्वेश्चन नंबर 18 का, ये अनुच्छेद 21 किसके बारे में बात करता है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें यह कहा गया है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संप्रभुता कहा जाता है, राजतंत्र या स्वेच्छाधारी या फिर धर्मनिरपेक्षता। उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। यानी जब धार्मिक क्रियाओं से किसी भी प्रकार का, धर्म के रूप में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको अपनी मर्जी से अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी टेंपल में जा सकता है, कोई से भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, कोई सा भी फेस्टिवल मनाने की स्वतंत्रता है। ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 में। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ आता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, या फिर मौलिक अधिकार से संबंधित खंड, या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित, या फिर इसका ऑप्शन नंबर 4 संविधान की प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है ना, हमारा जो प्रियम्बल है, जिसमें ये सब कहा गया है कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारा जो प्रियम्बल है वो आपको याद रखना है। हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, ये जितना भी मैंने आपको बताया था ना प्रियम्बल, ये प्रियम्बल आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसे, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ना, इसे अंतरात्मा कहा जाता है संविधान की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है सीटेट 2014 में आ रखा है आपके फैब में। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आपका किस आर्टिकल के अंदर आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपका आता है आर्टिकल 32 से 35 के अंदर, ठीक है। मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है ना वो अम्बेडकर ने किया था, और इन्होंने ही कहा था कि संविधान की आत्मा है। और अनुच्छेद 32 जो है ना उसके अंदर सुरक्षा बलों के कारण उपांतरण के संसदीय शक्ति का वर्णन किया गया था।
और जो आर्टिकल 34 है वो आपका सेना विधि या फिर मूल अधिकार, पद निर्बंध, इन सारी चीज़ों की बात करता है। और जो आर्टिकल 35 है वहाँ पे उपबंध को प्रभावी बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पहला है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या है। शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 में निष्कासित करता है, या फिर न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है, या फिर संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो फ्रेंड्स आपका जो ये आंसर है ना राइट, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ये, ठीक है, रक्षा करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी अगर अस्पृश्यता आएगा तो वो कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है। 29 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर आर्टिकल 15 की बात की जाती तो वो धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता, ये कहता है। अगर आर्टिकल 21 की बात करता तो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है वहाँ पे 86वें संविधान में, ठीक है। अगर 17 की बात करता तो अस्पृश्यता का अंत करता है वो। अगर 28 की बात करता तो वो भी आपका 28 और 29 जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित। तो ये सारे आर्टिकल जो है ना ये मैंने आपको समझा दिए हैं, ये सारे यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? समानता के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। तो किसी भी मालिक को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि जो व्यक्ति है वो कहाँ पे काम करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी काम करने का अधिकार है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, ये आपका रखा है आपका क्वेश्चन सीटेट फैब 2015 में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा है आपसे कि केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वे अदालत जा सकते हैं। यानी कि अगर जो अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको ही सिर्फ ये अधिकार दिया है कि अगर उन्हें लगे कि उनके जो सांस्कृतिक हैं या शैक्षिक अधिकार हैं उनका हनन होता है तो वो अदालत जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो कहीं कोई भी जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वे अदालत जा सकते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 है सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वह अदालत में जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे सही है। अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसकी किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो वो अदालत में जा सकता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में आता है तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 32 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 32 से 35 तक ये बात करता है। इसके अंतर्गत यही आता है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई थी ना 32, 33, 34, 35 आर्टिकल की वो आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। किसी भी नागरिक को अगर लगता है कि राज्य के द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। नेक्स्ट है आपका संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित करता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर शिक्षा के विरुद्ध अधिकार, या फिर गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का जो अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 22 सुनिश्चित करता है।
ठीक है। आर्टिकल 22 सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 22 जो है वो आपका आता है स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका सीटेट 2016 में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। जितने भी मैंने अभी लास्ट के जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सब प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। मौलिक अधिकार के विषय में 2 कथनों पर विचार करना है आपको। पहला तो यही है कि भारत के जो संविधान है उसमें जो जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो न्यायालय में बाध्यकारी हैं, या फिर दूसरा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है, या फिर पहला और दूसरा दोनों गलत है, या फिर पहला गलत है और दूसरा सही है, या फिर ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है, ये बताना है आपको। तो जो मौलिक अधिकार है ना, वो संविधान के अंदर सभी मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, न्यायालय में बाध्यकारी। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो नागरिक के उच्च स्तर को न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। अगर किसी को भी लगता है कि हाँ मेरे साथ प्रॉपर जस्टिस नहीं हुआ है तो वो उच्च न्यायालय में इसके लिए अपील कर सकता है। ठीक है, अगर उसे ऐसा लगता है कि निचला स्तर जो है वो न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो अन्यायपूर्ण है। इसीलिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना और जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दोनों ही सही है। ठीक है, अब ये जितने भी हमने आपको 26 क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। Thank you so much. Have a nice day friends. Take care.